अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर 30 चैप्टर नंबर 11 सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज देखने हैं और हम पिछली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ से प्रिपेयर किए जाते हैं, या तो एनिमल से या फिर प्लांट्स से, एनिमल्स या प्लांट्स। अब एनिमल से तो सिर्फ हम दो प्रोडक्ट हासिल करते हैं, यानी प्रोटीन्स, नंबर 1 प्रोटीन्स और नंबर 2 फैट्स। जबकि प्लांट से हम 4 प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं। ये अगर मैं यहाँ पे इसको लिविंग प्लांट्स लिखूं तो ज्यादा अच्छा है। लिविंग प्लांट्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? हमें प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं, हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं, यानी स्टार्च जिसमें शामिल है, और नंबर 3 ये हमें फैट्स भी प्रोवाइड करते हैं ऑयल की शक्ल में, और नंबर 4 विटामिन्स या विटामिन्स जी। तो इसके बाद अब हम देखते हैं कि लिविंग प्लांट्स तो हमें और एनिमल्स ये प्रोडक्ट देते हैं, जबकि नंबर 2 पे डेड प्लांट्स हमारे लिए क्या प्रोड्यूस करते हैं। डेड प्लांट्स, स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि डेड प्लांट्स बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो अर्थ क्रस्ट के नीचे दब गए ज़लज़लों की वजह से, जिसकी वजह से कार्बोनाइजेशन प्रोसेस हुआ, यानी स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस हुआ, और स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस में डेड प्लांट्स जो थे ये कोल में चेंज हो गए, और इसको हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी कहते हैं। क्यों? इन एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में ये प्रोसेस हुआ, और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर में। तो डेड प्लांट से हमें 3 प्रोडक्ट्स मिले। क्या क्या हैं वो? कोल, नंबर 1 कोल, पेट्रोलियम, नंबर 3 कोल, पेट्रोलियम और गैस। गैस जिसे हम नेचुरल गैस कहते हैं, या हमारे कंट्री के अंदर इसे सुई गैस भी कहते हैं। और अब हम इस टॉपिक को एक्चुअली सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम दो सेक्शन में हम पढ़ेंगे। उसकी वजह क्या है कि ये टॉपिक काफ़ी लेंथी है, तो ये तकरीबन 32 से 35 मिनट्स का ये बन जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और खुदा न खास्ता आपके लिए बोरिंग ना हो जाए, इसलिए हम आपका ख्याल रखते हुए इसको 2 हिस्सों में, 2 सेगमेंट्स में, 2 लेक्चर्स में डिवाइड कर दिया है, लेक्चर 30 और 31 में। अच्छा, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो कोल है उसकी ये जो सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, वो 2 तरीके से हम हासिल होते हैं। हमें क्या क्या, यानी प्लांट्स की 2 प्रोसेस कौन कौन से हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और नंबर 2 मेथड है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। ये सारी फ्रैक्शन जो है ये हम अब इनको बारी बारी स्टडी करेंगे कि सबसे पहले अब जो फर्स्ट फ्रैक्शन है, जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, यानी कोल, पेट्रोलियम और गैस में सबसे पहले हम डिस्कस किसको करेंगे? ये कोल
पेट्रोलियम और गैस। अब हम सबसे पहले कोल को डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1, कोल। कोल जो है ये क्या चीज है? हम जानते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जो जमीन में दब गए थे, वो अंडर हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से और बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से वो किस में चेंज हो गए? कोल में। अब कोल की डेफिनेशन हम क्या करेंगे? दिस इज ब्लैकिश कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है किसका? ब्लैकिश कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ ब्लैकिश कॉम्प्लेक्स मिक्सचर of carbon, hydrogen, oxygen and traces amount of sulfur and nitrogen। ये इनके ट्रेसेस मौजूद होते हैं। इसी वजह से जब बर्निंग प्रोसेस होता है तो इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं, इंक्लूडिंग कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसके बाद अब हम देखते हैं, ये तो होगी डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद हम देखते हैं कि कोल की फॉर्मेशन कैसे हुई। फिर वही बात, ये बार बार बुक वाला भी इसको रिपीट करता जाता है कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से, यानी वुड जो थे, दरख्त जो थे, वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से इन एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस की वजह से। बायोकेमिकल क्यों प्रोसेस कहते हैं? क्योंकि इसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और उसकी एक्टिविटी की वजह से इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ये बायोकेमिकल प्रोसेस की वजह से और हाई टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कहाँ होता है? अर्थ के मरकज के अंदर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है। जैसे जैसे हम अर्थ के सेंटर में जाएंगे तो चट्टानें जो हो जाती हैं हॉट होती रहती हैं। तो बहुत ज्यादा प्रेशर यानी दबाव जमीन का और बहुत ज्यादा टेम्परेचर, इस वजह से जो दरख्त थे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट कर दिए गए? कोल में। आपने अक्सर देखा होगा कि कंट्री साइड में अगर हम गुजरते हुए देखें या आपकी नजर पड़ी होगी, एक छोटी छोटी इस तरह हट सी बनाई होती हैं, उसके अंदर आग लगाई गई होती है और वहां से धुआं निकल रहा होता है। तो वो किस वजह से होता है? वहां पे लकड़ी को कोल में तब्दील किया जाता है। यानी एक तो नेचुरल प्रोसेस है और वही प्रोसेस हम वहां इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम सिर्फ लकड़ी को सुलगाते हैं, आग नहीं लगाते। तो सुलगाने की वजह से लकड़ी किसमें चेंज होती है? कोल में तब्दील हो जाती है। अब हम देखना चाहते हैं कि जो वुड है, लकड़ी है, इसके अंदर कार्बन कंटेंट्स कितने रह जाते हैं। वुड में 40% कार्बन कंटेंट्स होते हैं। कार्बन कंटेंट्स कितने होते हैं? 40%। तो इस हिसाब से अब हमने कोल की जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो हमने इस बेस पे उनको 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट्स, कि उनके अंदर कार्बन कंटेंट्स की कितनी कितनी मिकदार है। ये फिगर 11.2 के अंदर शो भी किया गया है इनकी चारों टाइप्स। यानी इसके 3 बेसिस बनाकर हमने इसकी कोल की जो फ्रैक्शंस हैं, टाइप्स हैं, उसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। अब उसकी बुनियाद किस बुनियाद पर? नंबर 1 कार्बन कंटेंट्स की बुनियाद पर। कार्बन कंटेंट्स यानी जैसे मैंने बताया है कि वुड के अंदर कितने % कार्बन है? 40%। तो इसी बेस पे अब हमने बाकी कोल जो है उनकी टाइप्स को भी डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। तो उनकी बुनियाद क्या है? एक तो है कार्बन कंटेंट्स की बुनियाद, दूसरा है वोलाटाइल मैटर की बुनियाद। नंबर 1 कार्बन कंटेंट्स, नंबर 2 वोलाटाइल मैटर, और नंबर 1 कार्बन कंटेंट्स, वोलाटाइल मैटर, और तीसरे नंबर पे क्या चीज है? मॉइस्चर।
जी स्टूडेंट्स, मॉइस्चर। अब जितना सस्ता कोयला होगा उसके अंदर मॉइस्चर की मिकदार ज्यादा होगी, कार्बन कंटेंट्स की मिकदार कम होगी, और जितना महंगा कोयला होगा उतनी ही उसके अंदर मॉइस्चर की मिकदार कम होगी और कार्बन कंटेंट्स की मिकदार ज्यादा होगी। अब हम देखते हैं कि वो चार फ्रैक्शन कौन सी है। वैसे ये डायग्राम 11.2 के अंदर ये इनके इस कोल की जो चार टाइप्स हैं उसे हमने डेली लाइफ के अंदर इंडस्ट्री में किस किस तरह यूज किया जाता है, हाउस होल्ड में या इंडस्ट्री में, तो ये पूरा डायग्रामेटिकली इसे शो किया गया है। जितने गहराई से कोयला निकाला जाएगा उतनी ही जाहिर है उसके ऊपर कॉस्ट बढ़ेगी और उतने ही उसमें कार्बन कंटेंट्स ज्यादा होंगे और वो उतना ही पुराना होगा। और जितने अर्थ क्रस्ट के वो नजदीक से ही कोयला निकल आएगा, इसका मतलब है कि वो अभी कोयला 100% नहीं बना या 90% नहीं बना, 80% कोयले में चेंज लकड़ी नहीं हुई। अब चार फ्रैक्शन, वो चार टाइप्स कोयले की कौन कौन सी हैं, वैसे तो बुक के अंदर चार्ट बना के दिखाया गया है, तो मैं आपको इसका बारी बारी ये चारों टाइप्स हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, पीट। पहली किस्म जो है ये पीट है, इसके अंदर 60% कार्बन कंटेंट्स होते हैं। कार्बन कंटेंट्स कितने होते हैं इसमें जी? 60%। ये इंफीरियर टाइप कोल है। कैसा कोल है ये? इंफीरियर कोल। ये घटिया किस्म होती है कोयले की और बहुत सस्ता होता है। आमतौर पर ये किन्स के अंदर इस्तेमाल होता है। कहां पे यूज होगा? किन्स, KILNS। किन क्या होती है? एक्चुअली ये भट्टा या भट्टियां, यानी यहाँ पे ईंटें पकती हैं या इंडस्ट्री के अंदर जो बर्निंग प्रोसेस हम करते हैं उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है पीट के बाद दूसरी टाइप जो है इसकी लिग्नाइट है। ये ज़हन में रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। यानी टाइप्स ऑफ कोल, ये अलहदा से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। और ये जहां से हमने सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़े हैं इसमें ये छोटी छोटी डेफिनेशन आ जाती हैं शॉर्ट क्वेश्चन बनके। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, इस तरह कोल की डेफिनेशन है। और वुड के अंदर इसके एमसीक्यूज बन जाते हैं और इसके भी पीट, लिग्नाइट, इनके भी एमसीक्यूज बन जाते हैं। यानी इसमें से एमसीक्यूज और शॉर्ट और लॉन्ग तीनों किस्म के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप लॉन्ग के लिए इसे याद करेंगे तो इंशाल्लाह शॉर्ट और एमसीक्यूज भी आपके कवर हो जाएंगे। अच्छा, लिग्नाइट जो है इसके अंदर 70% कार्बन कंटेंट्स हैं। कितने परसेंट है कार्बन कंटेंट्स? 70%। और ये जो कोयला है ये सॉफ्ट कोल होता है। कैसा कोयला है? सॉफ्ट कोल। और आमतौर पर ये घरों के अंदर इस्तेमाल होता है ये थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर इसका यूज होता है। कहां पे? थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है? हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं हम। यानी बहुत ज्यादा कोयले से हम क्या करते हैं? पानी को हीटअप करते हैं। पानी क्या होता है? गर्म होकर स्टीम में चेंज होता है और स्टीम को हम टरबाइन पे गिराते हैं और टरबाइन घूमती है तो जनरेटर घूमेगा, जनरेटर घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। और इस तरह हम थर्मल पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली पैदा कर सकते हैं। वो उसके लिए हम लिग्नाइट कोल यूज करते हैं। और तीसरा बाइटुमिनस, तीसरी टाइप्स बाइटुमिनस। इसमें 80% कार्बन कंटेंट्स होते हैं। 80% कार्बन कंटेंट से मुराद ये है कि ये एक कॉमन वैरायटी है कोल की। दिस इज, ये आम पाया जाता है, कॉमन वैरायटी है। और ये वो कोल है जो हम हाउस होल्ड के अंदर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसके अंदर स्मोक की मिकदार कम पैदा होती है।
तो हाउस होल्ड, हाउस होल्ड में ये इस्तेमाल होता है। इसके अलावा तीसरी जो टाइप है, आखिरी और चौथी टाइप है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोल जो है ये सुपीरियर क्वालिटी है, इसमें 90% कार्बन कंटेंट्स होते हैं। ये सुपीरियर क्वालिटी है कोल की, दिस इज सुपीरियर क्वालिटी। इसकी कॉस्ट भी काफी ज्यादा होती है, इसलिए ये इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसमें स्मोक कंटेंट जो है वो कम से कम, यानी जितनी कार्बन कंटेंट्स की मिकदार ज्यादा होती जाएगी उतने ही उसमें कार्बन कंटेंट्स ज्यादा होंगे और उतना ही उसके अंदर स्मोक की मिकदार जो है वो कम होगी। जितना आपने देखा होगा लकड़ी जब चल रही होती है तो बहुत ज्यादा स्मोक पैदा होता है, लेकिन अगर कोयला चल रहा हो तो उसके अंदर धुआं जो है वो कम होता है, स्मोक कम होता है। ऐसे ही जैसे जैसे इन चारों टाइप्स को आप यूज करके देखें या आप इनके बारे में पढ़ेंगे, मैं इंशाल्लाह एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें ये आगे जाके कोक की जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे तो उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम एक्सपेरिमेंटली भी देखेंगे। उसकी वीडियो मैं आपको सेंड करूंगा, वो आप जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। स्टूडेंट, ये तो था एक जो जितना टॉपिक हम इसका पढ़ना चाहते थे सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये इसका फर्स्ट हाफ है। इंशाल्लाह लेक्चर 31 के अंदर हम इसका सेकंड हाफ पढ़ेंगे, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ज्यादा लेंथ बचाने के लिए, ताकि आप बोर ना हो, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए शायद बोरिंग सब्जेक्ट हो, बोरिंग टॉपिक हो, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, अदरवाइज वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट सेम टॉपिक, द सेकंड हाफ ऑफ दिस टॉपिक, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। थैंक यू वेरी मच।